हेलो दोस्तों, यू आर वॉचिंग वॉइसेस ऑफ वंडर। कहानियों के दौर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले इस धारावाहिक में आने वाले सभी नाम, स्थान, घटनाएं सिर्फ एक कल्पना मात्र हैं, जिसका वास्तविक रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक मनोरंजन मात्र है। लव अरप्शन चैप्टर 46 रूही की बेतुकी बातें। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जिया, रूही और नक्श तीनों ही कैफेटेरिया में बैठ के बातें कर रहे थे। तभी वहां वेदांत और राहुल भी आ जाते हैं। वेदांत की नजर वहां किसी को ढूंढ रही थी, जिसे देख राहुल सोच में पड़ जाता है। वेदांत की नजर जैसे ही जिया पे गई वो उसकी ओर बढ़ जाता है। राहुल उसे देखता रह जाता है, लेकिन फिर वो भी उसके पीछे चल देता है। वेदांत जिया के साथ नहीं, बल्कि उनके बगल वाले खाली टेबल पे जाके बैठ जाता है। रूही की नजर जब उनके सामने वाले टेबल पे बैठे वेदांत और राहुल पे गई, तो वो मुस्कुराते हुए जिया से बोली, जिया, वो देखो राहुल और वेदांत। इतना कह वो अपनी आंखों से उसके पीछे की ओर इशारा कर देती है। उसकी बात सुन जिया बिना पीछे देखे रूही से कहती है, तो मिस रूही, ये कैफेटेरिया है, यहाँ कोई भी आ सकता है। उसकी बात सुन रूही अपना माथा पीट लेती है। वो बोली, बेवकूफ, मेरा मतलब था। इससे पहले वो आगे कुछ कहती तभी जिया उससे पूछते हुए, तो क्या मतलब था तुम्हारा? रूही मुस्कुराते हुए, यही कि मेरा दिल आ गया है। उसकी बात सुन जिया और नक्श दोनों ही हैरानी के साथ उसे देखने लगते हैं। नक्श उसकी बात सुन आश्चर्य के साथ धीरे से उससे पूछते हुए, किस पे? राहुल पे या वेदांत पे? उसकी बात सुन रूही बहके हुए अंदाज में उन दोनों को ही देखते हुए बोली, दोनों पे ही। उसकी बात सुन अब नक्श अपना माथा पीट लेता है और जिया को हंसी आ जाती है। जिया बहुत कोशिश करती है, लेकिन उससे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं होती। उसे यूं हंसते देख अगल बगल वाले सभी उसे देखने लगते हैं, जिसमें वेदांत भी था। राहुल देखता है कि वेदांत का पहली बार किसी लड़की ने ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, इसलिए वो खुद को उससे पूछने से नहीं रोक सका। वो उसे देखते हुए बोला, वेद, एक बात बता। वेदांत का छोटा नाम वेद था। घर में सभी और राहुल ज्यादातर उसे वेद ही बुलाते थे। वेदांत जया से नजरें हटा राहुल को देखते हुए, पूछ, क्या पूछना है? राहुल अपने दोनों हाथ टेबल पे रख उससे पूछते हुए बोला, ऐसा क्या है उसमें जिसने महान वेदांत खुराना का अटेंशन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया है? उसकी बात सुन वेदांत अपनी चेयर पे पीछे टिक के बैठ जाता है और राहुल की बात का कोई जवाब नहीं देता। ये देख राहुल बोला, वेद, फिर से चुप्पी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती। जिस तरह से तू ये बात बात पे मौन व्रत रख लेता है, उससे कोई कैसे तुम्हें समझ पाएगा? उसकी बात सुन वेदांत मुस्कुराते हुए बोला, कॉफी। राहुल जानता था कि वेद इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, इसलिए अब वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था। तो वही जिया खूब हंसने के बाद अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए रूही से बोली, रूही, तुम्हारा एक दिल एक ही टाइम पे दो लोगों पे कैसे आ सकता है? जिया का सवाल वाजिब था। भला ऐसे कैसे हो सकता था? उसकी बात सुन रूही कुछ सोचते हुए बोली। वो जिया को देखते हुए बोली, तुम्हें बिरयानी पसंद है ना? जिया मुस्कुराते हुए, हाँ। तभी रूही आगे बोली, और पनीर बटर मसाला? हाँ, वो भी। इतना कह जिया रूही को सवालिया निगाहों के साथ देखते हुए आगे कहती है, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? उसकी बात सुन रूही बोली, लेकिन तुम्हें इंडियन फूड के साथ कॉन्टिनेंटल और चाइनीज फूड भी पसंद है। थोड़ा रुक के वो आगे बोली, जब तुम्हें इतनी चीजें पसंद हो सकती है, तो मुझे दो क्यों नहीं? उसकी बात सुन नक्श और जिया तो जैसे वहां बैठे बैठे कोमा में चले जाते हैं। नक्श उसके सिर पे मारते हुए बोला, खाने और इंसानों में फर्क होता है। उसकी बात सुन रूही चिढ़ते हुए बोली, बेवकूफ इंसान, वो फर्क कमिटेड बंदों के लिए होता है, हम जैसे सिंगल बंदों के लिए नहीं। मेरे सामने पूरा बगीचा है और तुम मुझे एक सेब तोड़ने को कह रहे हो? वो नक्श पे भड़कते हुए बोली, माई लाइफ माई रूल्स। उससे तुम्हें क्या? तुम्हारे पीछे भी तो पूरी क्लास की लड़कियां भिनभिनाती रहती थी, तब हमने तो कुछ नहीं कहा। उसके बेतुके लॉजिक सुन नक्श हार मानते हुए बोला, तुम मेरे बस के बाहर हो। तभी उनकी ऑर्डर की हुई कॉफी भी आ जाती है। तीनों कॉफी पीने के बाद अपनी अगली क्लास के लिए चले जाते हैं। इसके बाद बैक टू बैक उनकी दो क्लासेस थी। तो वहीं एएसआर एंटरप्राइजेस में अद्वैय बार बार अपना मेल बॉक्स चेक करता कि कहीं ब्लैक नाइट का कोई रिप्लाई आया हो, लेकिन ब्लैक नाइट ने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया था। तो वहीं अमन और सात्विक भी इस वक्त अयोध्यापुरी के पास वाली साइट देखने चले गए थे, जो उनके ऑफिस से लगभग 1 घंटे की दूरी पर थी।
अमन उस जगह को देखते हुए खुश हो जाता है। वो मुस्कुराते हुए सात्विक से बोला, वैसे सच कहूँ, देसाई वाली जगह से तो मुझे ये साइट अच्छी लग रही है। क्या कहते हो? और तो और इसका लैंड ओनर भी काफी अच्छा प्राइस ऑफर कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन सात्विक थोड़ा संशय के साथ बोला, यही तो समझ में नहीं आ रहा कि इतनी अच्छी लैंड जिसकी मार्केट वैल्यू 100 करोड़ से ज्यादा है, वो हमें ये लैंड 70 करोड़ में देने को तैयार है। इसलिए एएसआर को दाल में कुछ काला लग रहा है। उसकी बात सुन अमन उस पूरी जगह को देखते हुए बोला, वैसे कुछ भी कहो, ये जगह पिकनिक और कैंपिंग करने के लिए एकदम बढ़िया है। दूर तक फैला घास का मैदान और साथ में लगता वहां का घना जंगल। अमन वहां एक पेड़ पे हाथ रखते हुए बोला, अब पता चला एएसआर की मां ने स्वान विलर शहर से बाहर क्यों बनवाया। सात्विक उसे सवालिया निगाहों के साथ पूछते हुए बोला, क्यों? अमन बोला, देख न कितनी शांति है यहाँ, लेकिन पता नहीं कितने दिन, आज नहीं तो कल ये एरिया भी इंडस्ट्रियल एरिया बन जाएगा, और फिर यहाँ भी वही शहर की तरह भीड़ भाड़, लोगों का शोर, जिससे यहाँ की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। उसकी बात सुन सात्विक भी अमन की बात पे गौर करने लगता है, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता था कि अमन दिल को छू जाने वाली बातें करता हो, वरना रोज तो वो दिल जलाने की ही बातें करता था, जिसे सुन सात्विक हमेशा भड़क जाया करता था। दोनों काफी देर तक उस जगह में घूमते हैं, यहाँ तक कि वो उस जंगल में भी थोड़ी आगे तक निकल जाते हैं। जंगल से थोड़ा आगे ऊपर पहाड़ी शुरू होती थी। उन्हें वहां आए हुए लगभग 2 से 3 घंटे हो चुके थे, और तो और वो लंच भी नहीं लाए थे। उस जगह को देखते हुए अमन बोला, चल न यार, यहाँ से चलते हैं, अब तो भूख भी लग पड़ी है, और देख न दोपहर के 2 बज रहे हैं, यहाँ से गाड़ी तक वापस जाने में ही 20 से 25 मिनट लगेंगे। उसकी बात सुन सात्विक मान जाता है और दोनों वापस गाड़ी के पास आ जाते हैं। महेश्वरी इंडस्ट्री। तो वही महेश्वरी अपने ऑफिस में काम कर रहा था, जब उसका असिस्टेंट उसे आके ये न्यूज देता है कि देसाई ने उनकी बात मानने से मना कर दिया है, और उसने कहा है कि बिडिंग होके रहेगी। असिस्टेंट की बातों से महेश्वरी गुस्से से भर जाता है, उसके माथे की लकीरें उभर आती है। वो गुस्से में पेपर वेट उठा के जोर से दीवार पे मारता है, जिसे देख एक पल के लिए असिस्टेंट भी घबरा जाता है। महेश्वरी गुस्से में अपनी सीट से खड़े होते हुए बोला, उसकी इतनी हिम्मत, लगता है बहुत पर निकल आए हैं उस देसाई के। इतना कह वो स्मर्क करता है। वो अपने असिस्टेंट को देखते हुए बोला, प्लान बी की तैयारी करो, और हाँ, वो बिडिंग चाहता है तो होने दो, वो देसाई अद्वैय की वजह से उड़ रहा है, सब देखेंगे कि ये महेश्वरी उसके पंख कैसे काटता है। इतना कह वो जोर जोर से हंसने लगता है। क्या होगा आगे, क्या करने की सोच रहा है महेश्वरी? क्या है उसका प्लान बी? क्या अद्वैय बच पाएगा महेश्वरी से? वेद क्यों जया के पीछे पड़ा है? जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। प्लीज दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैप्टर 47, आद्या का गुस्सा। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि महेश्वरी गुस्से में तमतमाया हुआ था, तभी वो अपने असिस्टेंट को प्लान भी इम्प्लीमेंट करने को कहता है। तो वही अमन और सात्विक दोनों ही अयोध्यापुरी की उस जगह से निकल आए थे, और इस वक्त दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे थे। तभी सात्विक का फोन रिंग करता है। जब वो अपने फोन स्क्रीन को देखता है तो उसमें आद्या का नाम फ्लैश हो रहा था। ये देख सात्विक एक पल के लिए रुक जाता है। अमन उसे यूं फोन की स्क्रीन को घूरते हुए देख बोला, क्या हुआ भाई, उठा ले, कट जाएगा। सात्विक उसकी बात सुन एक गहरी सांस लेते हुए जैसे ही कॉल उठाता है कि तभी दूसरी तरफ से थोड़े गुस्से भरी आवाज आती है। सामने वाला इंसान बोला, इतना टाइम लगता है क्या कॉल उठाने में, और पता है कितनी बार फोन कर चुकी हूँ, आद्या शिकायती लहजे में बोली। सात्विक उसकी बात सुन उसे बताते हुए कहता है, सॉरी, वो साइट पे गए थे, वहां सिग्नल नहीं था। उसकी बात सुन आद्या अपने पिलो के सहारे बेड पे लेटते हुए मुस्कुराकर जैसे ही कुछ कहने को हुई, सात्विक सामने से पूछते हुए, कोई काम था? उसकी बात सुन आद्या गुस्से में अपनी फोन की स्क्रीन को देखने लगती है। वो उसकी बात पे मुंह बनाते हुए खुद से ही बोली, कोई काम था? हे भगवान, अगर ये ऐसे ही रहा तो मेरी प्यार की गाड़ी ट्रैक पे आगे कैसे बढ़ेगी? सात्विक देखता है आद्या कुछ नहीं कह रही, तो वो अपने फोन स्क्रीन को देखने लगता है, लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हुई थी, इसलिए वो बोला, हेलो हेलो आद्या। सात्विक की आवाज सुन वो होश में आते हुए फोन को कान से लगाते हुए बोली, क्यों, अगर कोई बात हो क्या तभी मैं तुम्हें कॉल कर सकती हूँ? उसकी बात सुन सात्विक सपाट लहजे में बोला,
अगर कोई बात नहीं है तो फिर मैं फोन रखता हूँ। इतना कह वो फोन जैसे ही कान से हटाता है, तभी दूसरी तरफ से आध्या जल्दी में बोली, अरे अरे रुको, एल्वा क्रिएशन से आते हुए मेरी ड्रेस लेकर आना। उसकी बात सुन सात्विक बोला, तुम्हारी ड्रेस? मैं तुम्हारी ड्रेस लेकर आऊं, तुम खुद ही क्यों नहीं ले आती? उसकी बात सुन आध्या बोली, तुम ये बात खुद भाई से क्यों नहीं कहते? मैंने उन्हें कॉल की थी, तो उन्होंने ही कहा कि तुम उसी तरफ गए हो और आते हुए मेरी ड्रेस ले आओगे। ये कहते हुए उसके होठों पे शरारती मुस्कान थी, जबकि हुआ कुछ यूं था। फ्लैशबैक, आध्या काफी देर से सात्विक को कॉल ट्राई कर रही थी, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल बता रहा था। ये देख वो खुद से ही बोली, लगता है भाई से ही पूछना पड़ेगा। इतना कह आध्या अद्वैय को कॉल कर देती है। वो उससे पूछते हुए बोली, भाई आपके आसपास सात्विक है क्या? आध्या की बात पे अद्वैय बोला, नहीं तो वो साइट देखने गया है, अयोध्यापुरी। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो, कोई काम था? मुझे बता दो। आध्या मन में, काम तो था भाई, लेकिन सिर्फ सात्विक से। लेकिन वो ये बात अद्वैय से नहीं कहती। अद्वैय उसके आगे कहने का इंतजार कर रहा था। वो एक बार फिर उससे पूछते हुए, आध्या क्या तुम्हें उससे कोई काम था? उसकी बात सुन आध्या झूठ कहते हुए बोली, कुछ खास नहीं भाई। वो सात्विक ने कहा था कि वो आते हुए डिजाइनर के पास से मेरी ड्रेस ले आएगा। बस वही पूछना था कि वो ड्रेस लाया या नहीं, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल बता रहा है, बस इसलिए। अद्वैय उसकी पूरी बात सुन बोला, ठीक है, अगर मेरी उससे बात होती है तो। वो आगे कुछ कहता, उससे पहले ही आध्या एकदम से बोली, नहीं भाई आप रहने दीजिए, मैं थोड़ी देर बाद उससे खुद ही बात कर लूंगी। इतना कह वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। अद्वैय उसके यूं कॉल डिस्कनेक्ट करने से अपने फोन स्क्रीन को देखते हुए बोला, ये लड़की भी ना। इतना कह वो नमे सिर हिलाते हुए अपना काम करने लगता है। फ्लैशबैक ओवर, आध्या ने अद्वैय से झूठ कहा था, जबकि ड्रेस को लेकर उसकी इससे पहले सात्विक से कोई बात नहीं हुई थी। आध्या की बात सुन सात्विक बोला, ठीक है, और कुछ? और कुछ? आध्या कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए आगे बोली, नहीं बस इतना ही, क्योंकि अगर कुछ ज्यादा मांग लिया तो तुम दे नहीं पाओगे। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही सात्विक कॉल काट देता है। ये देख आध्या का मुंह बन जाता है। अमन कब से सामने बैठे सात्विक को देख रहा था। सात्विक के चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। वो उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ? आध्या के फोन आते ही तेरे चेहरे पे 12 क्यों बज जाते हैं? सात्विक उसे घूर के देखता है, लेकिन अमन पे इसका कोई असर नहीं होता। वो सात्विक के चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब तुझे उससे इतना फर्क पड़ता है तो उससे दूर क्यों भागता है? बहुत अच्छी लड़की है यार वो। तुझे पता है, तू पूरे 3 साल यहाँ नहीं था। वो चाहती तो किसी को भी डेट कर सकती थी, लेकिन वो हर बार मुझसे तेरे बारे में पूछती थी। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब उसने मुझसे तेरा हाल चाल न पूछा हो, क्योंकि तू तो उसकी कॉल्स को इग्नोर कर देता था। उसकी बात सुन सात्विक चेहरे पे कड़वी मुस्कुराहट के साथ बोला, यही तो प्रॉब्लम है अमन, वो कुछ ज्यादा ही अच्छी है। मैं अपनी हद नहीं भूल सकता। महलों की रानी महल में ही अच्छी है, हम नहीं भूल सकते अमन एएसआर ने हमारे लिए क्या किया है। उनकी ही पीठ पीछे उन्हीं की बहन से प्यार करने की गलती करना एएसआर की पीठ में छुरा मारने के बराबर है। मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन ये बात तू उसे कैसे समझाएगा? इतना कह वो उसे देखने लगता है। उसकी बात सुन सात्विक बोला, तुम्हें पता है अमन, समटाइम्स इग्नोरेंस इज द बेस्ट वे टू ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ। उसकी बात सुन अमन हंसने लगता है। उसे यूं हंसते देख सात्विक उसे घूर के देखते हुए बोला, तू हंस क्यों रहा है? आई एम सीरियस। अमन अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए, कुछ नहीं, बस मैं वो ये सोच रहा था कि जब आध्या को इस बारे में पता चलेगा कि तू उसे एक प्रॉब्लम समझता है और जिसका सोल्यूशन तू इग्नोरेंस समझता है, तो वो क्या करेगी? उसकी बात सुन सात्विक भी बस मुस्कुरा देता है। दोनों साथ बैठ के खाना खाने के बाद ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में उसने आध्या का बताया हुआ काम कर दिया था। एएसआर एंटरप्राइजेस ऑफिस में अद्वैय अभी भी अपना काम कर रहा था। सात्विक आके सारी रिपोर्ट अद्वैय को देता है। सात्विक अद्वैय से कहता है कि लैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन वो साइट भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि लैंड ओनर क्यों उनसे 70 करोड़ में डील करने को तैयार है, वो भी उस लैंड की मार्केट वैल्यू से कम प्राइस में। सात्विक की बात सुन अद्वैय सोच में पड़ जाता है। थोड़ा रुक के सात्विक आगे बोला, वैसे एएसआर देसाई बिडिंग के लिए मान गया है। बिडिंग उसी डेट को होगी। तुम्हारा मतलब है मंडे को?
अद्वैया सात्विक को देखते हुए बोला। सात्विक हाँ में सिर हिलाते हुए, जी SR, ठीक है, तुम जाओ। अद्वैया सात्विक को जाने को कह खुद एक बार फिर काम में बिजी हो जाता है। स्वॉन विला, घर में शांति का माहौल था। दादाजी कुछ परेशान लग रहे थे, क्योंकि अद्वैया ने उन्हें उनकी बात मानने से मना कर दिया था, और उन्हें अब कोई और रास्ता तो ढूंढना ही था। अद्वैया को मनाने के लिए वो खुद से ही बोले, क्या मुझे आदित्यनाथ जी से बात करनी चाहिए, लेकिन हम उनसे कहेंगे क्या? उनसे बात करने से पहले हमें कैसे भी करके अद्वैया को मनाना होगा, बाय हुक और बाय क्रुक। दादाजी कुछ सोचते हुए गार्डन में देखने लगते हैं। अद्वैया जब घर के बाहर पहुंचा तो सात्विक थोड़ा हिचकिचाते हुए उसे आध्या की ड्रेस का बैग देते हुए कहता है, ASR। अद्वैया उसे देखने लगता है। सात्विक बोला, ASR वो ये आध्या की ड्रेस है क्या आप? अद्वैया गाड़ी से उतरते हुए वो बैग ले लेता है। ड्राइविंग सीट पे बैठा अमन सात्विक को देखने लगता है। वो जानता था कि इसके बाद क्या होगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। अमन और सात्विक दोनों ही गाड़ी से वहां से निकल जाते हैं। अद्वैया जब घर के अंदर पहुंचा तो हॉल में कोई भी नहीं था। वो हरिओम को कॉफी बनाने का कह उसे कॉफी स्टडी रूम में लेके आने को कहता है, और खुद आध्या की ड्रेस देने उसके रूम में चला जाता है। वो उसका डोर नॉक करता है, लेकिन दरवाजा खुला हुआ था। आध्या जो लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी, वो दरवाजे पे अद्वैया को देख मुस्कुराते हुए बोली, अरे भाई आप आइए न। इतना कह वो बेड से खड़ी हो जाती है। अद्वैया बोला, तुम्हारी ड्रेस सात्विक ले आया था। अद्वैया के हाथ में अपनी ड्रेस वाला बैग देख आध्या को सात्विक पे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अद्वैया के सामने कुछ कर नहीं सकती थी। वो गुस्से में अपनी एक हाथ की मुट्ठियां भींचते हुए बोली, तुम्हें तो देख लूंगी सात्विक। लेकिन अपने होठों में नकली मुस्कान बिखेरते हुए वो अद्वैया से बोली, थैंक यू भाई। अद्वैया मुस्कुराते हुए, ये मैं नहीं सात्विक लेकर आया है इसलिए थैंक यू उसे कहना। उसे तो मैं खूब अच्छे से थैंक यू कहूंगी। वो गुस्से में हल्के से बड़बड़ाते हुए बोली। अद्वैया उसे देख मुस्कुराते हुए अपने रूम में चला जाता है। अपने रूम में जाके चेंज कर वो स्टडी रूम में चला जाता है। सर्वेंट अद्वैया की कॉफी ले आया था। अद्वैया कॉफी का कप हाथ में लिए स्टडी रूम की बड़ी सी विंडो के पास जाके खड़ा हो जाता है, जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। क्या होगा आगे और क्या चल रहा है अद्वैया के दिमाग में? क्या करेगी अब आध्या सात्विक के साथ? क्या सोच रहे हैं दादाजी? जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। चैप्टर 48 बंदरों की लड़ाई। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि अद्वैया कॉफी का कप अपने हाथ में लिए स्टडी रूम की बड़ी सी ग्लास विंडो के पास खड़ा बाहर देख रहा था। न जाने उसके दिमाग में कितने ही ख्यालों ने घर कर रखा था। तभी वो कुछ सोचते हुए टेबल पे रखे हुए फोन को उठाता है और सात्विक को कॉल मिला देता है। मुश्किल से सात्विक अभी अपने घर का दरवाजा खोल के सोफे पे बैठा ही था कि तभी उसका फोन रिंग करता है। एक पल के लिए तो उसे लगा कि शायद आध्या का कॉल होगा, लेकिन ये तो ASR का फोन कॉल था, जिसे देख कहीं न कहीं वो निराश हो जाता है। जाने क्यों उसे बुरा लग रहा था, लेकिन फिर अद्वैया के कॉल को देख वो खुद में ही बोला, क्या ASR को घर में भी चैन नहीं है? हे भगवान! इतना कह वो एक गहरी सांस लेते हुए कॉल उठा लेता है। तभी अद्वैया की कड़क आवाज उसके कानों में पड़ती है, हेलो सात्विक, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक काम करो, लेकिन इस काम की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अद्वैया की बात सुन सात्विक मन में, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब ये ASR मुझसे क्या करवाने की सोच रहे हैं? उसके दिमाग में ये सब चल ही रहा था कि तभी अद्वैया सात्विक को सारी बात बता के कॉल कट कर देता है। तो वही सात्विक की आंखें तो जैसे अद्वैया की बात सुन बाहर आने को हो गई थी। वो अपने फोन की स्क्रीन को देखते हुए बोला, ये क्या पागल हो गए हैं? इन्हें क्या लगता है ये इतना आसान है? पता नहीं इनके घर में सभी के स्क्रू ढीले क्यों हैं? इतना कह वो टेंशन में अपना सिर पकड़ लेता है। उसे अब समझ में आया कि अमन क्यों ब्लैक नाइट को लेकर इतना टेंशन में था, क्योंकि अब उसे भी कुछ ऐसा ही काम मिला था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी इसमें वो किसी की मदद भी नहीं ले सकता था। तो वही जिया अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि उन्हें उनके मैथ्स टीचर ने उन्हें पिछले वीक असाइनमेंट बनाने को कहा था, जो उन्होंने अभी शुरू भी नहीं की थी, लेकिन मंडे को फाइल सबमिट करवाने की लास्ट डेट थी। जिया अपने प्रोफेसर को खूब अच्छे से कोसते हुए अपनी असाइनमेंट बना रही थी, बल्कि बना क्या रही थी, पूरी की पूरी इंटरनेट से उतार रही थी। वो कहते हैं न नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। वो तो जैसे जिया की घास चरने गई थी, और उसी के साथ नक्श की भी।
दोनों एक ही वेबसाइट से उसे कॉपी करने में लगे हुए थे। क्योंकि कल सबका घूमने का प्लान था, इसलिए वो अभी इसे कंप्लीट करने में लगे हुए थे। तो वही स्वॉन विलर, जबकि अब कल वीकेंड था, इसलिए नेहा भी आज अपनी पढ़ाई करने के बजाय अपने भाई का दिमाग खाने चल देती है। लेकिन जैसे ही वो नक्श के रूम में पहुंची, वो कुछ ऐसा देखती है कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्योंकि नक्श पढ़ रहा था, नक्श पढ़ाई कर रहा था। ये किसी 8वें अजूबे से कम नहीं था। ये देख वो अपनी आंखें बार बार रब करने लगती है। लेकिन ये सच था, जिसका कारण आज सुबह दादाजी का उसके पास होने पर कमेंट भी था। अब तो सच में उसे टेंशन होने लगी थी कि अगर उसके भाई ने शादी नहीं की तो कहीं वो सच में सड़क में ही ना आ जाएं। तभी नेहा नक्श के पास आते हुए बोली, ये मेरी आंखें क्या देख रही है? तुम सच में पढ़ रहे हो क्या? सच में कहीं ये मेरा कोई सपना तो नहीं? ये कहते हुए वो नक्श के पास आ जाती है। लेकिन जब वो अपने भाई की हैंडराइटिंग देखती है, तो वो खुद को हंसने से नहीं रोक सकी। नेहा को यूं हंसते देख नक्श चिढ़ते हुए बोला, क्या हुआ, इसमें हंसने की क्या बात है? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने मुझे कभी पढ़ाई करते नहीं देखा। नक्श की बात सुन नेहा हंसते हुए बोली, देखा है ना, लेकिन सिर्फ तब जब तुम्हारे एग्जाम होते हैं, तब तुम्हें न चाहते हुए भी किताबों के दर्शन करने ही पड़ते हैं। लेकिन अभी तो तुम्हारे एग्जाम भी नहीं है, फिर ये मेहरबानी क्यों? और ये क्या लिख रहे हो? इतना कह वो उसकी एक असाइनमेंट शीट को उठाते हुए बोली, अरे नक्श, तुम्हारे लिखे शब्द हवा में क्यों तैर रहे हैं? तुम क्या लाइन के ऊपर अच्छे से नहीं लिख सकते? नेहा को यूं खुद की हैंडराइटिंग का मजाक बनाते देख नक्श उससे शीट छीनते हुए बोला, बड़े से ही लिखते हैं, नाच न जाने तो आंगन ही टेढ़ा है। मैंने तो किसी को ऐसे लिखते नहीं देखा। चाहे आप अद्वैया भाई की हैंडराइटिंग देखो या फिर आध्या दी की, और अगर किसी की न सही तो तुम मेरी भी देख सकते हो। इतना कह वो नक्श वो देखते हुए तंजिया लहजे में आगे बोली, तुमसे अच्छा तो बंदर लिखते हैं। उसकी बात सुन नक्श बड़े ही शांत लहजे में उसी की बात को रिपीट करते हुए बोला, तुमने सही कहा, बंदर सच में मुझसे अच्छा लिखते हैं। लेकिन मैं बंदर नहीं, इंसान हूँ, इसलिए उन जैसा सुंदर नहीं लिख सकता। इसलिए अब तुम जा सकती हो। इतना कह वो उसे कनिंग लुक देता है। नेहा उसकी बातों का मतलब समझते हुए बोली, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तुम बंदर नहीं हो तो क्या हम बंदर हैं? नेहा की बात सुन नक्श अपने हाथ बांधते हुए बोला, मैंने कब कहा? ये तो तुम ही कह रही हो। क्या तुम्ही ने अभी ये नहीं कहा कि बंदर मुझसे अच्छा लिखते हैं? तो फिर तुम मुझे कैसे ब्लेम कर सकती हो? नक्श की बात के पीछे छुपे डबल मीनिंग को समझते हुए नेहा गुस्सा हो जाती है। वो बोली, तू मुझे बंदर कह रहा है? तू बंदर तेरा पूरा खान। इतना कह वो रुक जाती है। उसकी बात सुन नक्श हंसते हुए बोला, नहीं मेरी प्यारी बहनिया, तू बंदर नहीं, तू तो मेरी बंदरिया है, वो भी 2 पोनी वाली। लेकिन नेहा उसकी इस बात पे चिढ़ जाती है। मैं 2 पोनी वाली बंदरिया? इतना कह वो दोनों हाथों से उसके बाल खींचते हुए बोली, रुक तुझे अभी बताती हूँ, ये बंदरिया क्या करती है। इतना कह वो दोनों लड़ाई शुरू कर देते हैं। उन दोनों की लड़ाई की आवाज बाहर तक आ रही थी। ये देख निर्मला जी बोली, लगता है आज फिर दोनों शुरू हो गए, क्या करूं मैं इन दोनों का? नेहा तो अभी छोटी है, लेकिन नक्श वो तो उससे भी छोटा बच्चा बन जाता है। तो वही आध्या जो अपने रूम में बैठी सात्विक से मिलने के प्लान के बारे में सोच रही थी। क्योंकि उसका आज का प्लान तो खराब हो गया था। उस बारे में सोचते हुए वो खुद में ही बोली, सात्विक आज तो तुम बच गए, लेकिन तुमने ये अच्छा नहीं किया। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसके कानों में नेहा और नक्श दोनों के झगड़े की आवाज पड़ती है। वो बोली, ये दोनों भी न एक दिन चैन से जीने नहीं देते। वो झल्लाते हुए नक्श के रूम की ओर बढ़ जाती है। जब वो अंदर पहुंची तो वो देखती है, दोनों ने एक दूसरे का काफी बुरा हाल कर रखा था। दोनों पागलों की तरह एक दूसरे के बाल खींच रहे थे। वो कुछ कहती कि तभी वहां निर्मला जी भी आ जाती हैं। वो उन दोनों की हालत देख उन्हें डांटते हुए बोली, नक्शनिया, ये क्या कर रहे हो और क्या हाल बना रखा है एक दूसरे का? और ये एक दूसरे के बाल छोड़ो। उनकी डांट सुन नेहा उसके बालों को और जोर से खींचते हुए बोली, मॉम देखिए न, नक्श ने मुझे बंदर कहा। नक्श उसकी बात सुन अपनी सफाई देते हुए, मॉम आप इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, इसी ने झगड़ा पहले शुरू किया था। तभी निर्मला जी दोनों को ही गुस्से में देखते हुए फिर से बोली, तुम दोनों एक दूसरे को छोड़ते हो या नहीं? कि मैं लगाऊं तुम दोनों को एक एक? और नक्श तुम तो बड़े हो, वो तुम्हारी छोटी बहन है, कुछ तो शर्म करो। नेहा मॉम को अपनी साइड लेते देख नक्श को चिढ़ाने लगती है। ये देख नक्श अपनी माँ से शिकायत करते हुए बोला,
ये तो सरासर नाइंसाफी है मॉम। नेहा तो कभी मुझसे बड़ी होगी ही नहीं, मैं हमेशा इससे बड़ा ही रहूंगा। तो क्या ये हमेशा ऐसे ही मुझे परेशान करती रहेगी और आप हमेशा मुझे ही डांटती हो? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है आप हम दोनों के बीच पार्शियलिटी करते हो। निर्मला जी नक्श को गुस्से में देखते हुए बोली, तू उसके बाल छोड़ रहा है कि मैं डंडा लेकर आऊं? उनकी बात सुन नक्श बोला, छोड़ता हूँ, लेकिन इससे भी कहिए ये मेरे बाल साथ में छोड़े। उसकी बात सुन नेहा बोली, ठीक है, 3 गिनने पर। दोनों खुद ही एक साथ काउंटिंग करते हुए 1 2 3। लेकिन थे तो दोनों ही एक दूसरे के भाई बहन, दोनों ही जानते थे कि बाल नहीं छोड़ने हैं। ये देख आध्या को हंसी आ जाती है। वो बोली, मॉम ये दोनों ही एक जैसे हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। तभी निर्मला जी बोली, आध्या जरा दादाजी की छड़ी लेते हुए आना। आध्या मुस्कुराते हुए, जी मॉम। इतना कह वो जैसे ही जाने को हुई, दोनों एक साथ, नहीं दी, हम छोड़ते हैं ना। दोनों एक साथ फिर से 1 2 3। लेकिन इस बार दोनों ही 3 गिनने पर एक दूसरे के बाल छोड़ देते हैं। ये देख निर्मला जी इस बार नेहा को डांटते हुए बोली, और तुम भी कम नहीं हो, नक्श के रूम में आके उसे खुद परेशान करती हो, फिर जब वो कुछ कह दे तो रोने लग जाती हो। वैसे कितना अजीब होता है न भाई बहन का रिश्ता। वैसे आपके भाई बहन कैसे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अद्वैय क्या करने की सोच रहा है? ऐसा कौन सा टास्क दिया है अद्वैय ने सात्विक को, जिसके बारे में सोच के सात्विक ने पकड़ लिया है अपना सिर? जानने के लिए बने रहिए लव और ऑप्शन के साथ। गाइस प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।